बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। पाकिस्तानी तारीख का एक और बड़ा स्कैंडल ब्रेक किया गया है इस्लामाबाद के अंदर। इसने हलचल मचा के रख दी है। तफसीलात आपके सामने रखनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपको इल्म है, साइफर का एक बड़ा मशहूर मुकदमा चला और इस मुकदमे के अंदर जो है वो इमरान खान को सजा भी हुई और अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक पुलिस अफसर को सजा सुनाई गई है। ये क्या मामला है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग नून के एक इजलास से खताब किया है और वहां पे उन्होंने मुझे क्यों निकाला एक मरतबा फिर ये राग अलापा है और फिर शरीफ खानदान किस तरह एक दूसरे की तारीफें करता है और साबक जजज पर उन्होंने किस तरह यलगार की है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही आपको इल्म है कि किर्गिस्तान के अंदर जो सान्या हुआ है अब तक उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं। अभी बहुत सारे मैसेजेस आप यकीन मानिए आ रहे हैं और क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर किर्गिस्तान के अंदर ये वाकया रूनमा हुआ, इसकी तफसीलात तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो आ रही हैं। पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उसने बड़ी ताखीर के साथ रिस्पॉन्ड किया और फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने भी बड़ी ताखीर के साथ इस सारे मामले को हैंडल किया। लेकिन बहरहाल डी मार्च भी किया गया यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो काउंसलर हैं उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन हुकूमत है, बांग्लादेशी हुकूमत है और इसके अलावा जो अरब ममालिक के सफारत खाने हैं वो भी मुतहरक हैं। अगरचे जो किर्गिस्तान की हुकूमत है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, वो ये तासर दे रहे हैं कि सारे मामलात अब दुरुस्त हो गए हैं। लेकिन अब भी जितने मैसेजेस वसूल हो रहे हैं हमारे अपने यानी बहुत ही करीबी जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और मैंने थोड़ा सा हालात की संगीनी की वजह से जो है वो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वो सारी चीज़ें आपके सामने लाई जाएं। लेकिन जो कुछ बच्चियों के साथ हुआ वो नाकाबिले बयान है। और फिर उसके अंदर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं चूंकि ज्यादा वहाँ असले का इस्तेमाल नहीं होता, छुरी चाकू का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जख्मी होने के भी गैर मुसद्दका इतलात हैं। बल्कि कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं जो कंटेंट के तौर पे हम अपनी वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकते। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वजीर आजम साहब को बयान देने के लिए 12 घंटे लगे, हमारा जो सफारत खाना है वो उसने वो किरदार अदा नहीं किया। और अब तक जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं बजाय इसके कि उनको जो किर्गिस्तान की हुकूमत है वो प्रोटेक्शन दे, वो अभी तक जो है जितने मामलात वहां पे चल रहे हैं बल्कि हॉस्टल से उनको निकाला जा रहा है और निकाला भी इस अंदाज के अंदर जा रहा है कि अब वो बेयारो मददगार है और इतनी पोजीशन खराब है कि बाहर दुकानों से, रेस्टोरेंट से वो खाने पीने की जो चीजें हैं वो लेने की पोजीशन के अंदर नहीं है। चूंकि वहां जहां जाएंगे खौफ की जो फिजा है वो बनी हुई है। इन हालात के अंदर अब जो किर्गिस्तान की हुकूमत है उस पर ज्यादा से ज्यादा अगर तमाम ममालक प्रेशर बिल्ड करेंगे, चूंकि लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनका बुनियादी काम जो है वो प्रोटेक्शन देना है जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं, जो फैमिलीज हैं बाकी कंट्रीज की। लेकिन एक वाक़े ने पूरी जो जो गैर मुल्की थे उनके सामने एक दुश्मनी का ऐसा माहौल पैदा किया है कि अब चुन चुन के मजीद जगहों पर ये सिटी के अंदर चूंकि वाकया रूनमा हुआ है और जो दूर दराज इलाकों के अंदर है अभी वहां तक इसके उस तरह असरात नहीं फैले। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक डिटेल्स हैं। डेथ भी रिपोर्ट हो रही है, अगरचे अभी तक ऑफिशियल एक पाकिस्तानी की जो डेथ है वो रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो बच्चियों के साथ बच्चियों के हॉस्टल्स के अंदर जाके वहां पर मकामी जो इंतहा पसंद हैं उन्होंने जो रवैया अपनाया है वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और आपको इल्म है, इमरान खान को साइफर के मुकदमे के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल करके सजा सुनाई गई और अब अपीलें चल रही हैं। तो अब एक और जो मामला है वो सामने आया और ये भी पुराना एक केस चल रहा था और बेसिकली गैर मुल्की सफीर को मालूमात फराम करने का ये मामला है। और ये एक ASI है इस्लामाबाद पुलिस के, उन पर ये इल्ज़ाम था और आज अदालत ने उनको सजा सुनाई है। 3 साल की ये सजा दी गई है और खबर यह है कि गैर मुल्की सफीर को
खुफिया दस्तावेजात फराहम करने वाले पुलिस एहलकार पर इल्जाम साबित होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस के ASI जहूर अहमद को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। गैर मुल्की सफीर को खुफिया दस्तावेजात फराहम करने के केस की समाअत हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत के जज ये तैर अब्बास सिपरा है, उन्होंने ये समाअत की और फिर ये सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI जो है उनका जुर्म साबित हुआ है और 13 दिसंबर 2021 को फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA ने थाने में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया था। अब ये ज़ाहिर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा सुनाना ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन आज नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून जो है उसके इजलास से खिताब किया है और फिर यही होता है जब शरीफ खानदान किसी भी इजलास के अंदर इकट्ठा होता है तो वो कहता है एक दूसरे की तारीफ करें। नवाज शरीफ मरियम की तारीफ करेगा, शहबाज शरीफ की तारीफ करेगा, मरियम फिर अपने पापा की तारीफ करेंगी, फिर शहबाज शरीफ की तारीफ करेंगी और शहबाज शरीफ साहब अपने भाई की तारीफ करेंगे। और भाई आप यानी ये जो है ना वो तू मन शुदम मन तू शुदी, ये सारा खेल जो है उनका चलता है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का ये इजलास था और इस इजलास के अंदर उन्होंने फिर वही पुरानी चीजें कि मुझे क्यों निकाला, मुझे फलां वक्त पर भी निकाल दिया गया, फिर मुझे निकाल दिया गया। भाई मसला ये तो है, निकाल दिया जाता है, लेकिन आपने तो हर मर्तबा कंप्रोमाइज किया, आप हर मर्तबा NRO लेके दोबारा आए, या तो अपने बलबूते पर आप डट जाते। कैदी नंबर 804 की आज जो मकबूलियत है उसका जादू इतना सर चढ़ कर बोल रहा है कि नवाज शरीफ असल में ये कह रहे हैं कि अवाम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अवाम मेरे साथ नहीं निकली, इमरान खान के साथ तो निकली, अवाम ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दी, लेकिन वो बताना चाह रहे थे कि अगरचे फार्म 47 की हुकूमत कायम हो गई है और शिकवा उनका ये है कि अवाम ने उनसे अच्छा नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक मेरे पास मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना, नवाज शरीफ को हटाना और बानी PTI को लाना है। इजाजुल हसन और मुज़ैर नकवी के खिलाफ केसेस चलाए जाएं, मुज़ैर नकवी के जदादे बनाने पर नैब में डालना चाहिए। यानी वो अभी भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। यानी आपने आज तक लंदन फ्लैट्स की जो रसीदें हैं वो नहीं दी, लेकिन आप तो बरकरार रहे, आपकी हुकूमत भी बने, आपको NRO भी मिले, लेकिन दूसरी तरफ आप सख्त एहतसाब चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा आज तक समझ नहीं आया 1993 में हुकूमत का तख्ता उल्टा क्यों उल्टा गया। उस वक्त मुल्क तरक्की के लिए जो एजेंडा दिया गया उस पर अमल हो जाता तो आज हमारा मुल्क एशिया में सबसे आगे होता। कौन सा तरक्की का एजेंडा मियाँ साहब आपने दिया है और कौन सी आपके पास गिदड़ सिंगी है जो अभी आपने अपने भाई को पहले भी 16 महीने 18 महीने हुकूमत की वो नहीं दिया और अब भी आप नहीं दे रहे। मुल्क की मीशत तबाही और बर्बादी के दहाने पे है। IMF के आगे आपने मुल्क को फेंक दिया है और बड़े बड़े कंप्रोमाइजेस जो मुल्क को करने पड़ रहे हैं जो मुल्क की सलामती के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, तो वो आपके पिछले पीपल्स पार्टी और आपकी जो 40-50 साल की पार्टनरशिप है वो उसका नतीजा कौम भुगत रही है। फिर वो उन्होंने कहा पहली बार हुकूमत बनी और तरक्की का जो एजेंडा था वो भी खराब हो गया। 1993 में मेरी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया मुझे ये भी समझ नहीं आई। मोटरवेज और बड़े हमने वो मंसूबे दिए। 1998 में $5 अरब की पेशकश की गई लेकिन हमने एटमी धमाके किए। फिर उसका बदला लिया गया। 2013 के इलेक्शन में सबसे पहले इमरान खान से मिलने बनी गाला गया। 35 पंक्चर की कहानी थी। फिर उन्होंने वो जो लंदन प्लान जिसका जिक्र होता था डॉक्टर साहब कादरी, इमरान खान, परवेज इलाही, जनरल जहीरुल इस्लाम, वो सारा उन्होंने जिक्र किया। और आज भी वो सारा जो मामला है वो जजेस को कटहरे में लाने की बात करते हैं और फिर वो कहते हैं कि बताया जाए कि महंगाई किसके दौर से शुरू हुई। कौम वोट देते वक्त क्यों नहीं सोचती कि हमारे दौर में महंगाई कितनी थी। भाई ये पिछला 18 महीने का दौर भी आपका था, अब भी आपका दौर है और आप इसको क्यों तस्लीम नहीं करते। यानी अपनी हुकूमत के अंदर शहबाज शरीफ की तारीफें करते हो लेकिन इसको अपनी हुकूमत तस्लीम भी नहीं करते। यानी आप दोनों तरफ जो है वो खेलने की नवाज शरीफ कोशिश करते हैं और उनकी जो आज की गुफ्तगू है इससे अंदाजा होता है कि वो किस तरह इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हैं। कौम से वो गिला कर रहे हैं कि यानी अवाम ने उनके साथ अवाम खड़ी नहीं हुई। ये उनका गिला एतराफ है कि अवाम उनके साथ नहीं है और वो धक्के से इस अवाम के असाब पर जो है वो सवार हैं और ये सारी चीजें चल रही हैं। अब एक बड़ा मामला है और ये दी न्यूज के जो एक रिपोर्टर हैं वो ये खबर लाए हैं और खबर बड़ी आम है और बड़े जो है वो कहते हैं कि
آرام اور سکون کے ساتھ آپ کو دینی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکینڈل کی تیاریاں جاری۔ اب یہ اسکینڈل کیا ہے؟ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکینڈل کے منصوبے کی تیاریوں کا انکشاف ہوا ہے۔ معروف قومی اشاعتی ادارے دی نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے وفاقی دارالحکومت میں کری انکلیو ہاؤسنگ پروجیکٹ کو نجی شعبے کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ذریعے تیار کی بجائے حکومتی ملکی ہاؤسنگ ادارے کے ساتھ براہ راست معاہدے کے تحت مکمل طور پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کے منصوبے کری انکلیو کے لیے شہری اتھارٹی کی طرف سے زمین کی تقسیم کے فارمولے کے تحت ایک اشتہار بھی شائع کیا گیا تھا۔ اشتہار کے جواب میں ملک کے معروف ڈیولپرز جن میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی ڈی ایچ اے، پارک ویو، بیریا ٹاؤن، زیڈ ایم، فیصل ہلز، نیو سٹی پیراڈائز اور کے ڈی گروپ کی طرف سے مذکورہ کنٹریکٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی انتظامیہ نے مسابقتی عمل کے تحت ایک فرم کا انتخاب کرنے کے لیے جاری عمل کو تقریباً روک دیا ہے، کیونکہ پچھلے 2 مہینوں سے وہ اس معاملے میں غیر متحرک ہے۔ اتھارٹی انتظامیہ نے اس حوالے سے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں دلچسپی ظاہر کرنے والی کمپنیوں کو تجاویز دینے کے لیے درخواست بھی جاری نہیں کی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اتھارٹی اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قوانین کے براہ راست کنٹریکٹنگ کے شک F42 کے تحت حکومتی ملکیت میں چلنے والی فرم کو دینے پر غور کر رہی ہے۔ سی ڈی اے کی پبلک ریلیشن ڈائریکٹوریٹ کو اس حوالے سے وضاحت کے لیے بار بار درخواستوں کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 10,000 کنال زمین ہے اسلام آباد کی جو ہے وہ کیپٹل ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ یعنی سی ڈی اے کی، وہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے ڈی ایچ اے کو۔ یہ خبر یہ کہہ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک مخصوص سرکاری ہاؤسنگ ادارے کے اہلکار اس حوالے سے مختلف ملاقاتیں کرتے ہوئے اور وزیر داخلہ سے محسن نقوی نے بھی آج سی ڈی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ کری انکلیو ہاؤسنگ پروجیکٹ 10,000 کنال پر مشتمل سی ڈی اے کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی اسکیمیں تھیں وہ 8,000 کنال پر مشتمل ہے۔ یہ ایک نیا سیکٹر بننے جا رہا ہے۔ سی ڈی اے کی طرف سے جاری کیے گئے اشتہار کے مطابق کامیاب بولی دہندہ جدید رہائشی منصوبے کے پروجیکٹ پر عمل درآمد کرے گا، جس میں رہائشی اور کمرشل یونٹ کے پلاٹ کی تعمیر کے ساتھ منسلک تمام سہولیات فراہم کرنا شامل ہے۔ کامیاب بولی دہندہ منصوبے کی کامیابی اور بروقت تکمیل کا ذمہ دار ہوگا۔ سی ڈی اے کے اشتہار کے مطابق پروجیکٹ کو مارکیٹ کرنے سے پہلے ابتدائی اخراجات سرمایہ کار ڈیولپرز کے ذریعے فراہم اور خرچ کیے جائیں گے۔ اب ڈیٹیل یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور جس کو ظاہر ہے یہ اربوں کا معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سی ڈی اے یہ زمین ڈی ایچ اے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کو دینے جا رہا ہے اس خبر کے مطابق۔ اب ظاہر ہے جب کوئی بھی اس طرح کا ادارہ وہ ہوتا ہے تو پھر اس کا جو مسابقتی عمل ہے، باقی جو ادارے ہیں جب مقابلے کے اندر ڈی ایچ اے آ جائے تو پھر ان کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بیسک اس سٹوری کا تھیم ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم سکت نہیں رکھتے کہ اس پہ بولیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔